हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वासनिक सर फिर से वही टॉपिक लेके आए हैं, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। तो हमने रेस्पिरेशन स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने अब तक एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट किस तरह से रेस्पिरेशन करते वो देखा। उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमने कई पार्ट देखे लैरिंग्स तक। अब हम उसके बाद आगे का पार्ट देखेंगे, विच पार्ट इंक्लूड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट पार्ट इज ट्राकिया। What is the part of next respiratory system is trachea। इसे और एक कहते हैं विंड पाइप। अरे याला विंड पाइप पण म्हणतात का? कारण की हा असा पाइप असतो, ये ऐसा पाइप होता है जिसका शेप स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होता, और इसमें से हवा पास होने के लिए अपना जो नैरो एंड होता है इसका एज इट इज होता है, और ये एक ठोस पदार्थ मतलब कार्टिलेज से बना होता है, इसलिए इसको विंड पाइप बोलते हैं। हमारी लोकल लँग्वेज में इसको नड्डा बोलते हैं। आमच्या लोकल लँग्वेज मध्ये याला काय म्हणतात? नड्डा। आणि in general terms it is also called as the windpipe and scientific name is the given trachea। काय नाव दिला है? ट्राकिया। तो ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ट्राकिया के बारे में। दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ लैरिंग्स which directly attached to the lower part of larynx। ये लैरिंग्स के लोअर पार्ट में डायरेक्टली अटैच होता है। तो ये एक पाइप है, ट्यूब है, इसलिए इसको बोलते हैं विंड पाइप। और ये करीब करीब 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, और ये जिस कार्टिलेज से बना है ऐसे कार्टिलेज के रिंग इसके ऊपर लगे होते हैं, मतलब ये कार्टिलेज के रिंग से बना होता है। तो ये कैसे रिंग पूरे के पूरे अगर गिनने जाए तो कम से कम 16 हो सकते हैं, मिनिमम 16 एंड मैक्सिमम 20। तो चलो हम इसके बारे में भी लिखते हैं। तो अपना पहला पॉइंट है ट्राकिया, इसे विंड पाइप भी बोलते हैं, और इट इज मेड up with cartilage which is near about 16 to 20, and this pipe is about 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, और इसमें 16 से 20 कार्टिलेजेस हो सकते हैं। इसका शेप या इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से कार्टिलेज से बना होता है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? अरे इसका काम ये है बच्चों कि ये क्या करता है, एयर को पास करता है लैरिंग से लेकर ब्रोंकाई तक। इसका मतलब ये होता है कि ये स्टार्ट हो रहा है लैरिंग से और एंड हो रहा है ब्रोंकाई में। और हाँ, इसी से स्टार्ट होता है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट। तो हमारे रेस्पिरेटरी पार्ट दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, एक है अपर, दूसरा है लोअर। तो ट्राकिया इज द विंड पाइप। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है, ये क्या करता है? फिल्टर करता है, बिकॉज कंसिस्ट म्यूकस लेयर एक, दूसरा वार्म द एयर, एंड तीसरा क्या करता है? मॉइस्ट द एयर। ये 3 फंक्शन करता है, एंड पासेस टू ब्रोंकाई। इसका काम है ब्रोंकाई तक एयर को पास करना। ये है फंक्शन ऑफ ट्राकिया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, और वो है हमारा नेक्स्ट पार्ट
नेक्स्ट पार्ट इज, अगर हम इसको फोर्थ नंबर देते हैं तो हमारा फिफ्थ नंबर का पार्ट होगा वो है ब्रोंकाई। अरे मैं थोड़ा बड़े अक्षरों में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखे कि मैं क्या लिख रहा हूँ, वो क्लियर कट दिखे। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया हमारा नेक्स्ट पार्ट हो गया, कौन सा, ब्रोंकाई। पहला हो गया ट्रैकिया, एक ट्यूब, ऐसी ट्यूब रहती है इसी शेप की जो स्टार्ट होती है लैरिंक्स से, एंड होती है ब्रोंकाई में। ये कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है और ये पूरी कार्टिलेज से बनी होती है। ये होल होती है, यहाँ से उसको होल होता है पूरा ट्रांसपेरेंट। और मेन है कि ये रिंग कार्टिलेज रिंग से जो बनी होती है, तो वो अगर रिंग हम गिनने जाए तो वो कम से कम 16 हो सकते हैं। ये हो गया हमारे इसके बारे में। ये क्या है, इसकी इनर लेयर में म्यूकस होती है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं, वार्म करते हैं, मॉइस्ट करते हैं और एयर को पास करते हैं ब्रोंकाई तक। नेक्स्ट पार्ट इज आल्सो ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई भी एक छोटी ट्यूब होती है एज कंपेयर टू ट्राकिया से छोटी होती है, लेकिन उसका डायमीटर ट्राकिया से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो क्योंकि वो नैरो होती है, कभी नैरो होती है तो कभी डायलेट होती है, वो हो सकती है। वो भी कार्टिलेज से बनी होती है, लेकिन सी शेप स्ट्रक्चर, इट इज आल्सो मेड अप विथ सी शेप्ड कार्टिलेजेस। ये भी कार्टिलेज से बनी होते हैं, लेकिन आधे मतलब सी शेप कार्टिलेज से बनी होते हैं, इसलिए ये खुद को नैरो भी कर सकती है। ये स्टार्ट होती है लैरिंग से और एंड होती है, ये कहाँ पे एंड होती है, लंग्स में एंड होती है, जिसके ब्रांचेस बनते हैं और उसी ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंकियोलस। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोलस। तो हम अभी देखते हैं ब्रोंकाई के बारे में। ये ब्रोंकाई का काम क्या होता है, ब्रोंकाई pass the air directly to the lungs because bronchi also continue to enter in the lungs. तो bronchi divided into branches called bronchiolus, called ब्रोंकियोलस। अब जैसे अगर मैं डायग्राम निकालने जाता हूँ, चलो एक डायग्राम बना ही लेते हैं, आप लोगों को ज़्यादा इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। दिस इज द रफ स्ट्रक्चर ऑफ आवर लंग्स। ओके, मैं लंग्स का एक रफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के देता हूँ। अब इसके आउटर पार्ट में एक तरह का ऐसा मेम्ब्रेन होता है जिस मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लूरा। अपन उसको डायग्राम बाद में इसका डिस्क्रिप्शन देता हूँ मैं आपको। अभी पहले तो हम एक काम करेंगे कि ये अपना ट्राकिया है, उसके बाद ये स्मॉल ब्रोंकाई है जिसकी कंटिन्यूसली एंट्री होती है लंग्स में। दिस इज आल्सो ट्री शेप स्ट्रक्चर एंड ठीक है, ऐसे मैंने डायग्राम बनाए। अब ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी क्योंकि डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अपना पहला पॉइंट है ट्राकिया। तो ट्राकिया को अगर कंसीडर करते हैं तो दिस इज अवर ट्राकिया। ठीक है, दिस इज अवर ट्राकिया। ये एक ऐसा विंड पाइप है जो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म होता है, वहां से ब्रोंकाई शुरू होते हैं। ब्रोंकाई के क्या होते हैं, ब्रांचेस बनते हैं, एक लंग्स में जाती है, दूसरे लंग्स में जाती है, और इसलिए उनको बोलते हैं ब्रोंकाई। और ये भी क्या होता है, कार्टिलेज से बने होते हैं, लेकिन वो कार्टिलेज सी शेप का होता है और इसका भी काम होता है एयर को पास करना, फिर से एयर को फिल्टर करना, वार्म करना और
मॉइस्ट करना, ताकि ये पूरी एयर क्या हो सके, इन दोनों ब्रांचेस के द्वारा लंग्स में एंटर कर सके। अब प्रॉब्लम ये है, कौन सा प्रॉब्लम है, जैसे मैं खड़ा हूँ इसी डायरेक्शन को अगर कंसीडर करते हैं तो हमारा जो लंग्स होता है वो लंग्स इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं लंग्स को क्या करता हूँ, डिवाइडेशन देता हूँ। तो ये डिवाइडेशन दिया मैंने लंग्स को, तो इसको डिवाइडेशन देंगे हम 3 पार्ट में, एक पार्ट और ये 2 पार्ट। अब क्या हो रहा है, ये जो ब्रोंका है इसकी ब्रांचेस एक यहाँ पे गई, दूसरी यहाँ पे गई और तीसरी ब्रांच यहाँ पे गई, तो ये हो गए 3 ब्रांचेस। अभी उसी तरह से ये जो मेरे पास है ब्रोंको है, तो उसकी एक ब्रांच यहाँ पे गई, दूसरी यहाँ पे गई। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिए। अभी आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आ गई होंगी, ठीक है? हाँ तो बोलो, हाँ बोलोगे ना तो मुझे भी समझ में आ जाएंगे कि आपको समझ में आया है। तो मैं यहाँ पे एक रफली डायग्राम बनाया हूँ, लंग्स की 2 लंग्स निकाले, ब्रोंकाई निकाले, ट्राकिया निकाला। अब अपना जो चल रहा वो है ब्रोंकाई है, बराबर है। तो यहाँ पे अपना ब्रोंकाई चल रहा है, ब्रोंकाई के 2 ब्रांचेस बनते हैं, एक लंग्स में जाती है, दूसरी दूसरे लंग्स में आते हैं। उसके बाद इसके और ब्रांचेस बनते हैं, उन ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंकियोलस। अनदर 5 ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई विच एंटर इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द लंग्स। अब जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट है वो है ब्रोंकियोलस, ठीक है? ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलस ये हो गए। तो लंग ट्राकिया के बाद जो ब्रांचेस बनती है वो लंग्स में एंटर कर रही है, उनको हम बोलेंगे ब्रोंकाई। ये भी सेम ट्राकिया की तरह होते हैं, कार्टिलेज से बनी होती है, सी शेप स्ट्रक्चर कार्टिलेज से बनी होती है। और ये क्या करती है, नैरो भी हो सकती है, श्रिंक भी हो सकती है, और ये एयर पास करती है, फाइनल एयर पास करती है लंग्स में। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट हमारा वो है, नेक्स्ट पार्ट हमारा वो है लंग्स, जिनको हम लोकल लैंग्वेज में या मराठी में फुफ्फुस बोलते हैं, जिनको हम लोकल लैंग्वेज में या फिर मराठी में फुफ्फुस बोलेंगे। और ये हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये हमारा क्या है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। और इसी का काम होता है गैसेस एक्सचेंज करना, मतलब रेस्पिरेशन करना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये इसका काम है। तो हम यहाँ पे यस लिखे हैं लंग्स के बाद, क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 है, कितने हैं, 2 है, राइट में 1 और लेफ्ट में 1। चलो ठीक है, अरे गलत तो नहीं किए। हाँ, डायग्राम के बारे में बताता हूँ। अगर मैं इस तरह से खड़ा हूँ तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। तो इसको अगर नाम देते हैं राइट, RIGST, और इसको देते हैं लेफ्ट, कंफ्यूजन मत होना, उजवा आणि डाबा, ठीक है? इतना समझ लो। तो अब हम आगे चलते हैं, हमारा लंग्स क्या होता है, एक तरह से मस्कुलर ऑर्गन होता है, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है? इट इज मस्कुलर नहीं, इट इज अ स्पॉन्जी एंड इलास्टिक organ consisting various balloon like cells in the inside called क्या, alveoli। इसके अंदर बलून के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो दिखता है अंगूर के गुच्छे जैसा, वो दिखता है अंगूर के गुच्छे जैसा, ऐसा एक पार्ट इसके अंदर होता है, ऐसे सेल इसके अंदर होते हैं, उस सेल को बोलते हैं अल्वेली, उसी सेल को बोलते हैं अल्वेली। मतलब ये लंग्स जो होता है वो स्पॉन्जी नेचर का होता है, इलास्टिक नेचर का ऑर्गन होता है, और इसके अंदर बलून के जैसे फूंकने वाले अंगूर के शेप के छोटे छोटे सेल होते हैं, उसी सेल को बोलते हैं अल्वेली। और हर सेल के ऊपर, हर अल्वेली के ऊपर ब्लड कैपिलरीज का जाला बिछा होता है, सराउंडेड विथ
network of fine blood capillaries। और अगर हम डायग्रामेटिकली निकालते हैं तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर कैपिलरीज का जाल बिछा होता है, पूरे कैपिलरीज का जाल बिछा होता है इस तरह से। बहुत बड़ा इच सेल की रफली डायग्राम निकाली है, ये सिर्फ बताने के लिए कि ऐसा जो अलवली है उसके ऊपर रेड कलर के ब्लड कैपिलरी चिपकी हुई रहती है उसके मेम्ब्रेन को। तो ये हो गया हमारा अलवली। मतलब अगर मेरे पास एक ऐसा अंगूर के शेप का स्ट्रक्चर है जो फूंक सकता है बलून की तरह, उसके बाहर के भाग पे ब्लड कैपिलरी चिपकी हुई रहती है, ठीक है, तो ये हो गया अलवली। तो लंग्स क्या है? लंग्स दो होते राइट और लेफ्ट में, और ये क्या है? स्पॉन्जी इलास्टिक नेचर का ऑर्गन है जिसमें अलवली नाम के सेल होते हैं जो दिखते हैं अंगूर के गुच्छे जैसे, लेकिन वो बलून की तरह फूलते हैं। इतना समझ में आ गया। अब क्या हो रहा है, हमारे पास दो होते हैं, राइट में एक और लेफ्ट में एक। तो राइट वाला होता है उसमें तीन पार्ट पड़ते हैं, कौन सा है पार्ट? तीन लोब्स, तो उसे बोलते हैं। और लेफ्ट में जो होता है उसमें दो पार्ट पड़ते हैं, उसे बोलते हैं टू लोब्स, ठीक है, उसे लोब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लोब्स बोलते हैं। तो राइट लंग्स कंसिस्ट 3 lobes and left consist 2 lobes, ठीक है। तो लोब्स, तो राइट लंग कंसिस्ट 3 lobes and left lungs consist 2 lobes and each lobes has a separate bronchial branch. Each lungs have a separate bronchiolus branch. हर एक लोब में एक अलग की ब्रोंकियोलस बैच जाती है जो हर लंग्स में एयर पास करने के काम करती है, ठीक है। हर लोब्स में एयर पास करने का काम करती है। इसका मतलब यह हुआ कि राइट में 3 ब्रांचेस होती है और लेफ्ट में 2 ब्रांचेस होती है। ये हो गया किसके बारे में? लंग्स के बारे में। अब इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि ईच लोब कंसिस्ट आउटर मेम्ब्रेन विच नोन एज द प्लूरा। ईच लंग्स कंसिस्ट outer membrane called pleura, और लंग्स और प्लूरा के बीच में एक स्पेस होता है जिसे बोलते हैं प्लूरल स्पेस। And the space between lung and pleura called, क्या called? उसे कहते हैं प्लूरल स्पेस। क्या बोलते हैं? प्लूरल स्पेस। और इच स्पेस में क्या होता है? एक तरह का लुब्रिकेटिंग लिक्विड होता है, उस लुब्रिकेटिंग लिक्विड को बोलते हैं प्लूरल लुब्रिकेटिंग लिक्विड, ठीक है। तो क्या हुआ? लंग्स है, उसके ऊपर प्लूरा होता है, प्लूरा के बीच में और लंग्स के बीच में क्या होता है? एक जगह, खाली जगह होती है, वो खाली जगह में एक लिक्विड होता है, इस लिक्विड को बोलते हैं प्लूरल लिक्विड और स्पेस को बोलते हैं प्लूरल स्पेस, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है, जब लंग्स एक्सपांस होते हैं तो ये लंग्स हमारे रिब्स को टच होते हैं, तब रिब्स की वजह से लंग्स को फ्रिक्शन ना हो, जख्म ना हो, चोट ना लगे, ये उसे बचाने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि प्लूरा प्रिवेंट द फ्रिक्शन बिटवीन लंग्स। प्लूरा प्रिवेंट द फ्रिक्शन बिटवीन लंग्स, ठीक है। अब जो होते हैं रिब्स, उसके ऊपर आगे पीछे मसल्स होते हैं, उन मसल्स को बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। उस मसल्स को बोलते हैं मसल्स which
present in and out of ribs called intercostal muscles, उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। क्या होता है? रिब्स मतलब पासरा। हमारे रिब्स की पहले नंबर की जो रिब्स होती है वो यहाँ पे फिक्स होती है, बाकी के नहीं होते। और जब ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं आगे के साइड में, पीछे के साइड में, तो इनका डायरेक्शन फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड ऑब्लिक्यू होता है। तब जाके ये कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं। तो इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो थोरैसिस केज है, छाती चा पिंजरा, वो एक्सपांड हो जाता है आगे पीछे, और लंग्स को फूलने के लिए, हवा भरने के लिए जगह मिलती है। तो ये क्या करते हैं? उनको हेल्प करते हैं एक्सपांशन करने के लिए। किसको? लंग्स को। दूसरा एक पार्ट है हमारा डायफ्रागम, जो हमने लिखे थे। तो डायफ्रागम इज द प्रेजेंट बिटवीन द एब्डोमेन एंड थोरैसिस कैविटी। ये थोरैसिस कैविटी और एब्डोमेन के बीच में एक पर्दा जैसा होता है, मेम्ब्रेन होता है। ये मेम्ब्रेन दो पार्ट को डिवाइड करता है, एब्डोमेन को, पेट को, और थोरैसिस केज को, छाती के पार्ट को अलग अलग करता है। तो ये भी क्या करता है? जब लंग्स एक्सपांस होते रहता है तो ये भी खुद को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। इसकी मसल्स अटैच होती है वर्टिब्रल कॉलम में, पाठीच्या कण्याला अटॅच असते, आणि त्या कारण तो मसल्स खींचते, कॉन्ट्रिक्ट होते। तो वो जो हमारा डायफ्रागम होता है वो इस तरह से हो जाता है, और क्या हो जाता है? लंग्स को एक्सपांड करने के लिए जगह मिल जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। तो हम कौन से पार्ट देख रहे हैं? लंग्स, स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन। इसमें अलोली सेल होते हैं जिसमें कई नेटवर्क फैले हुए होते हैं। उसके बाद उसमें एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है प्लूरा, और ये प्लूरा के वो बीच में एक स्पेस होता है, प्लूरल स्पेस। उसमें एक लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं प्लूरल लुब्रिकेटिंग लिक्विड। ठीक है। तो ये होगी हमारी रफ डायग्राम। ट्राकिया, ये ब्रोंकाई, इसको बी लिख देता हूँ। ये हमारे लंग्स हो गए, इसको एल लिख देता हूँ। ये राइट लंग्स हो गया, इसको आर एल लिख देता हूँ। ये लेफ्ट लंग हो गया, इसको एल लिखता हूँ। ठीक है। और उसके बाद होते हैं मसल्स, वो रिब्स के ऊपर होते हैं, उनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ये भी क्या करते हैं? थोरैसिस कोश को एक्सपैंड करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डायफ्रागम, मैं हम थोड़ी देर में देखते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है डायफ्रागम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायफ्रागम। डायफ्रागम ये ऐसा पार्ट होता है विच डिवाइडेड a thin membrane present between abdomen and thoracic cavity, which divided into two part। ठीक है। एक ऐसी थिन मेम्ब्रेन होती है जो एब्डोमेन और थोरैसिस कैविटी के बीच में होती है, और इनको दो पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है। विच डिवाइडेड देम इनटू टू पार्ट। ठीक है। ये हो गया। ये डायफ्रागम के जो मसल्स होती है उसका टेंडन अटैच होता है वर्टिब्रल कॉलम में, इसलिए मसल्स नीचे की तरफ खींची जाती है। और उसकी वजह से अगर हमारे टेंडन का स्ट्रक्चर पहले तो सिंपली ऐसे ही रहता है, ऐसे ही, लेकिन जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो टेंडन का स्ट्रक्चर पूरी तरह से ऐसा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? लंग्स को एक्सपांड करने में हेल्प होती है। थर्ड नंबर हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो है इंटरकोस्टल मसल्स। These muscles present between in and outside of ribs। ये मसल्स
रिब्स के बाहर और अंदर के साइड में होती है, जिन्हें इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। दिस इज आल्सो हेल्प टू एक्सपांड द थोरैसिक केज ड्यूरिंग इंस्पायरेशन करते वक्त इनको क्या करती है, हेल्प करती है। अब यहाँ तक हमारा जो भी हुआ वो था हमारा क्या था, पार्ट्स विच इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ तक जो हो गया वो दिस इज द पार्ट्स विच इन्वॉल्व इन अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसके बाद हम आगे का पॉइंट लेते हैं। उसके बाद आगे का पॉइंट ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब जब हम सांस लेते हैं, इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं, तो अमाउंट ऑफ एयर हम अंदर लेते हैं और अमाउंट ऑफ एयर हम बाहर छोड़ते हैं। तो जो अमाउंट ऑफ एयर होता है, वॉल्यूम होता है, उसका कैलकुलेशन करते हैं तो उसके अलग अलग पॉइंट है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा टाइडल वॉल्यूम। पहला पॉइंट है हमारा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब ऐसा अमाउंट ऑफ एयर, टाइडल वॉल्यूम मीन्स द अमाउंट ऑफ एयर विच इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीथ। मतलब हम नॉर्मली जब सांस लेते हैं या नॉर्मली जब सांस छोड़ते हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ ले रहे या फिर छोड़ रहे वो नॉर्मल सांस के लेते वक्त वाला अमाउंट मतलब हमारा टाइडल वॉल्यूम। ये कम से कम 500 ml हो सकता है। ठीक है, तो लिख देता हूँ, अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और expired during normal breath. Okay, it is about 500 ml। वो कितना हो सकता है, कम से कम 500 ml हो सकता है। कौन सा अमाउंट, हम जब नॉर्मल सांस ले रहे हैं या नॉर्मल सांस को छोड़ रहे हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ एयर हम ले रहे हैं या फिर छोड़ रहे हैं उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम। अब नेक्स्ट है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये क्या होता है? इंस्पायरेटरी मतलब अंदर लेना, सांस को अंदर लेना, उसे हम रिस्पायरेटरी बोलेंगे। तो इंस्पायरेटरी बोलेंगे तो इंस्पायरेटरी मतलब अंदर लेना। जब हम इंस्पायरेटरी करते हैं वो भी फोर्सफुली, पूरे फोर्स से सांस अंदर ले रहे हैं, तो उसे ही बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेशन with forceful breath, the amount of air is called inspiratory reserve volume। ठीक है, ये हो गया कौन सा, अगर हम सांस को अंदर ले रहे हैं पूरे फोर्स के साथ तो उसे हम बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कम से कम हो सकता है, कितना हो सकता है, इट इज अबाउट 200 to 300 ml। अब आप पूछ रहे होंगे कि वासनिक सर तो एयर बता रहे हैं और यहाँ पे ml में लिख रहे हैं, ये कौन सा माजरा है? हाँ, ये ml में लिख रहा भाई, क्योंकि तो एयर है, एयर ml में लिखते हैं। हाँ, तो ये पॉइंट का एक्सप्लेनेशन भी आपको देता हूँ। जब हम सांस ले रहे, सांस छोड़ रहे, तो हमको इतना तो फीलिंग होता है कि हम इंस्पायरेशन कर रहे या फिर एक्सपायरेशन कर रहे और एयर हमें टच करे, तो फीलिंग होता है। लेकिन क्या हम एयर को देख सकते हैं? क्या उसको स्टोर कर सकते हैं? नहीं। तो जो इंस्ट्रूमेंट इसमें बनाया जाता है ये चेक करने के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट में लिक्विड होता है और वो लिक्विड जिस टैंक में होता है, जिस सिलेंड्रिकल
व्हीकल में होता है उस वेसल्स को ऊपर मार्किंग ml की होती है, उस वेसल पे जो स्केल होती है वो ml की होती है। हम जब इंस्पायरेशन करते हैं तो वो जो लिक्विड है वो नीचे आता है तो उतना अमाउंट वहाँ पे दिखाता है। हम जब एक्सपायरेशन करते हैं तो वो लिक्विड क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, क्योंकि उतने एरिया में हवा भरी जाती है, उतने एरिया की हवा खींची जाती है, तो उसकी वजह से स्केल में जो लिक्विड ऊपर नीचे होता है उसके लेयर के हिसाब से ये अमाउंट दिया हुआ है, इसलिए उसका यूनिट ml है। हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कौन सा, वो था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका भी सेम है। इसका सेम कैसे है, जब अमाउंट ऑफ एयर हम उतने फोर्सफुल से बाहर छोड़ रहे हैं तो जितना अमाउंट ऑफ एयर हम फोर्सफुली छोड़ रहे हैं उसी को बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब जो हमने फोर्सफुली सांस अंदर ली थी, अब वही सांस हम फोर्सफुली क्या कर रहे, बाहर छोड़ रहे हैं, तो फोर्सफुली छोड़ने वाला जो अमाउंट ऑफ एयर है उसे हम बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कम से कम हो सकता है 1500 से 2000 तक। ये कितना हो सकता है, इट इज अबाउट 1500 to 2000 ml। ये कितना हो सकता है, 1000 से 2000 ml तक हो सकता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। हम क्या कर रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग कितना होगा। दूसरा हम कर रहे हैं नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बजाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन करेंगे तो कितना अमाउंट होगा, वो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे तो कितना अमाउंट होगा, वो ये हमने देखे टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है डेड स्पेस। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेड स्पेस। ये क्या होता है, जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते सांस छोड़ते, उसके बाद द रिमेनिंग अमाउंट प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ट्यूब, उसे बोलते हैं डेड स्पेस, उसे बोलते हैं डेड स्पेस। मतलब अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्यूब दिस कॉल्ड एज द डेड स्पेस। उसे क्या कहेंगे, डेड स्पेस बोलेंगे। समझ में आ गया। और ये कितना हो सकता है, ये बहुत ही कम होगा, ये होगा इट इज अबाउट 150 ml। तो आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। हम आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम, वो है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब ये वॉल्यूम होता है जिसमें हम क्या करेंगे, जब हमने एक्सपायरेशन किया, एक्सपायरेशन करने के बाद हमारे लंग्स में जितनी एयर बची होती है उस एयर को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल मतलब रहना, लंग्स में रह जाना, तो उसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। क्योंकि कैसा है, मैंने जो दिया था यहाँ पे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो उसमें आपने देखे होंगे जब हम इंस्पायरेशन करते तो अमाउंट ऑफ एयर ज़्यादा दिखाया मैंने, लेकिन जब एक्सपायरेशन करते हैं तो अमाउंट ऑफ एयर मैंने कम दिखाया था। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि इंस्पायरेशन करते हो हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर एंटर तो करते हैं, लेकिन जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो बच्चों अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर करते वो कम होती है एज कम्पेयर टू इंस्पायरेशन। तो बाकी की बची हुआ कहाँ रहती है, एयर कहाँ रहती है, वो लंग्स में रहती है जमा, तो उसे ही बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अमाउंट ऑफ एयर remain in lungs after forceful expiration। जब अमाउंट ऑफ एयर अगर लंग्स में है
आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, उसे ही हम बोल सकते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये कितना हो सकता है? इट इज नियर अबाउट 110002 ml to 1200 ml, 1100 ml to 1200 ml तक हो सकती है। उसके बाद है वाइटल कैपेसिटी, उसके बाद है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या होता है? जब हम इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन करते हैं तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करने के बाद लंग्स में इंस्पायर कर लेने वाली अमाउंट और एक्सपायर करने वाले जो टोटल अमाउंट एक दोनों का अगर टोटल करते हैं तो उसे बोलते हैं लंग्स की कैपेसिटी। लंग्स में कितनी कैपेसिटी होती है जो एक साथ इंस्पायर करने के साथ इतनी सारी हवा ले सकते हैं और एक्सपायर करने के बाद इतनी सारी हवा छोड़ सकते हैं, तो उसी को बोलेंगे हम वाइटल कैपेसिटी। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर, it is the amount of air during forceful inspiration and expiration। ये हो सकती है it is about 3 to 5 लीटर। ये 3 से 5 लीटर तक हो सकती है। कौन सा? वाइटल कैपेसिटी, लंग्स की कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ एयर लेना और अमाउंट ऑफ एयर छोड़ना फोर्सफुली, उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? वाइटल कैपेसिटी। यहां तक समझ में आ गया? अब है टोटल लंग कैपेसिटी। उसके it is the amount of air, it is the maximum amount of air remain in lungs or hold by lungs after forceful इंस्पायरेशन। और ये कितना हो सकता है? इट इज अबाउट 4 to 5 लीटर, इतना हो सकता है। वाइटल कैपेसिटी फोर्सफुल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करके जितना अमाउंट ले सकता है छोड़ सकता है, वो हो गया कैपेसिटी ऑफ लंग्स। टोटल लंग्स कैपेसिटी मतलब जब हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करके लंग्स में हवा होल्ड करके रख सकते हैं, जितनी ज़्यादा एयर हम लंग्स में इंस्पायर करके होल्ड करके रख सकते हैं उसी को बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। और वो हो सकता है कम से कम 4 से 5 लीटर फोर्सफुली इंस्पायरेशन करके लंग्स में होल्ड करके रखना। तो ये हो गया हमारे पॉइंट। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब हम एक्सपायरेशन करने के बाद जो हवा हमारे लंग्स में बची है उसे रेसिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे। तो वाइटल कैपेसिटी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करने की जो कैपेसिटी लंग्स की उसको बोलेंगे। और टोटल लंग कैपेसिटी मतलब हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करके कितनी ज़्यादा एयर लंग्स में स्टोर कर सकते हैं उसे बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम कंटिन्यू में मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे, तो आप ये पॉइंट लिख दीजिए।